मुझे बताएं, थोड़ी सी उम्मीद है कहीं से जो अभी ऐलान नहीं हो रहा है अभी तक लॉन्ग मार्च का? ये पाकिस्तान की तारीख को आफ्टर 47 एक फिर रेवोल्यूशन होगा। तो अमजद नजीर साहब, वो इनकलाब की जो बातें कर रहे हैं वो कब आएगा, यही तो पूछ रहे हैं हम आपसे। मेरी बात सुने, इनकलाब बहुत मुश्किल है, वो आप सह नहीं पाएंगे। यहाँ पर आपको बताऊं कि पहले जब MQM दो धड़ों में तकसीम हुई थी, PIB और ज़ाहिर दूसरी, और फारूक सत्तार को पार्टी से निकाल दिया गया। जिस लॉन और जिस मेन लॉन और टेरेस में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया था, वहाँ कामरान टसोरी बैठेगा? किसी के हलक से बात उतरेगी कि कामरान टसोरी अब गवर्नर है इस मुल्क का? डॉलर यहाँ से स्मगल होकर अफगानिस्तान किसने भेजा? उन्होंने नेटो को सबक सिखाया, अमेरिका को सबक आया, अब मेरा ख्याल पाकिस्तान की बारी है। डॉलर खुद ब खुद नीचे जा रहे हैं। खुद ब खुद कैसे जा रहे हैं? ये कैसा नीचे जा रहा है? जो डॉलर खरीदना चाह रहे हैं उनको आप डॉलर नहीं दे रहे, तो ये मसनू ही है। कौन सा डॉलर? सारी एलसी से पैसे क्लियर करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, मुल्क में लॉन्ग मार्च की बाज़गश्त है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अभी पिंडी में वर्कर कन्वेंशन से खिताब भी किया और हल्फ भी लिया। वहाँ पर जो हल्फ लिया गया उसके बाद इमरान खान ने कहा कि अगली मुलाकात जो मेरी आप लोगों से होगी वो लॉन्ग मार्च में होगी। फिर उन्होंने ये भी तनकीद की कि अब चाहे ये उल्टे भी लटक जाएं लेकिन लॉन्ग मार्च को नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि अब जो लॉन्ग मार्च आएगा वो वापसी नहीं होगी और ना ही ये इलेक्शन की तारीख लिए बगैर आएगा। और दूसरी बात जो उन्होंने की है वो कहा है कि ये अपने लिए क़वानीन लाए हैं और अपने आप को आसानी देने के लिए क़वानीन लाए हैं। जो पहले कल तक एक दूसरे को जेल में डालते थे, एक दूसरे को बुरा भला कहते थे, आज वो साथ बैठे हुए हैं और ये अपनी मर्ज़ी का कानून लाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी का इंसाफ का निज़ाम लाना चाहते हैं। ज़ाहिर ये सवाल बनता है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जल्द ही लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे। हुकूमत तो तैयारी कर रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी है उस पर क्या सूरत हाल बनेगी और ख़ास तौर पर आज इमरान खान ने खिताब किया है, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ हैं अमीर अब्बास, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, तज़ियाकार हैं, उनको हम वेलकम कहते हैं। और अमजद नियाज़ी साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अमजद नियाज़ी साहब, आप मुझे ज़रा बता दीजिए कि ज़ाहिर है इमरान खान ने अभी तक लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान तो नहीं किया, बड़ा खुफिया रखा गया है इस मामले को। क्या इसी महीने में हम सुनेंगे लॉन्ग मार्च की तारीख और क्या प्लानिंग हो रही है अंदर तहरीक इंसाफ की? जी अमजद नियाज़ी साहब, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? अच्छा, अमजद नियाज़ी साहब को गालिबन मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, ज़रा देखिए इस मामले को। अमीर अब्बास, क्या लग रहा है आपको, किस तरफ जा रहे हैं हालात? देखिए, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही है कि इमरान खान साहब के लोग चार्ज्ड हैं, इमरान खान साहब के लोग उनके साथ खड़े हैं और वो गुज़श्ता 6 माह से लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं। एक लॉन्ग मार्च उन्होंने किया, वो लॉन्ग मार्च उन्होंने वो जो 25 मई वाला था वो बिल्कुल जब उनकी ताकत का जिसे कहते हैं सूरज सवा निज़े पे वो वहां से छोड़ के वापस आ गया। हम वहां मौजूद थे, हमें समझ नहीं कि क्या लॉजिक थी इसकी। उनके पास एक अपनी लॉजिक है कि भाई वो मेरे लोगों के पास वेपन्स थे, और तो वेपन्स तो भाई सिक्योरिटी जिसके पास भी लाइसेंस वेपन है लोग कैरी करते हैं, वो आप भी कैरी करेंगे। क्या अब आप लोगों को कहेंगे कि अपने साथ वेपन कैरी ना करके लाए? सो हमें समझ नहीं आई कि उन्होंने वो क्यों खत्म कर दिया, उसके पीछे कोई राज है यकीनी तौर पे। मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स मैं समझता हूँ कि वो एक गैर फितरी मूव थी इमरान खान का वहां से वापस आना। अच्छा, उसके बाद अब जो अगला लॉन्ग मार्च वो कर रहे हैं वो भी पिछले 3 महीने से लगे हुए हैं कि मैं गुजरांवाला, हाँ मुझे याद आ रहा है, गुजरांवाला का जो जलसा था उन्होंने कहा था कि ये मेरा आखिरी जलसा है और मैं इस जलसे में अगली स्ट्रेटेजी कौम के सामने रखूंगा। उस जलसे के बाद भी 5 जलसे हो गए, वो स्ट्रेटेजी नहीं सामने आ रही। अब और जलसे प्लान हो गए हैं, शरकपुर में, मर्दान में और शायद भी कराची में इस हफ्ते। सो भाई ये अब देखिए, एक चीज होती है, एक सैचुरेशन पॉइंट होता है एक खास सतह पे आके। आप अपने लोगों को सैचुरेशन पॉइंट पर लेकर चले गए, उसके बाद अब लोग एक हद से ज्यादा उस मोमेंटम को कायम नहीं रख सकेंगे। लोगों के जो जज्बात हैं उन पे औस पड़ना शुरू हो जाएगी और वो पड़ रही है। अभी आप निकले, लोगों से पूछे, वही लोग जो इमरान के साथ हैं उनके आज भी सपोर्टर्स,
लेकिन वो इस बात पे खपा है कि यार क्या है, मतलब निकलना है नहीं निकलना, आज निकलूंगा कल निकलूंगा, कल बताऊंगा परसों बताऊंगा, ये क्या मजाक है भाई? नहीं निकलना तो छोड़ दो इस बात को यार, सही बात। निकलना है तो फिर वो कौन से अबाबील है जो आएंगे आपकी मदद करेंगे कल को? अच्छा, आपके साथ डील वील तो कोई बन नहीं पा रही है, अगर बननी होती तो जो आपके जिस तरह आपके खिलाफ केसेस और ये सारा माहौल है वो ना बनता उस तरह से, कोई आपको रिलीफ तो मिल नहीं पा रहा, तो फिर आप किस दिन का इंतजार कर रहे हैं, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? सो ये हमें समझ नहीं आ रही है कि इसके पीछे आप, अगर उनके पास कोई लॉजिक है खान साहब के पास, या उनका दिल जानता है कि उनके पास वो उनके क्या मामला चल रहे हैं, वो कौन सी स्ट्रेटेजी है, लेकिन लॉजिकल, अगर आप साइंस, पॉलिटिकल साइंस की लॉजिक्स के ऊपर बात करें तो ये समझ से बालातर है कि वो इतनी पॉपुलैरिटी हासिल करने के बावजूद बाहर नहीं, मैं नहीं कह रहा कि वो बाहर निकले, मेरी तरफ से बिल्कुल ना निकले बाहर, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि मैं बाहर निकल रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं अब हिकमत अमली का ऐलान कर रहा हूं, मैं फलां स्ट्रेटजी। लेकिन वो आप बात ठीक कह रहे हैं कि शेर आया वाली कहानी है ना, कि तो फिर आप बताएं कि आप कब बाहर आ रहे हैं, वो वाली एक सूरत-ए-हाल को देन एंड देयर वाली चीज कर दें। अच्छा अमजद नियाज़ी साहब, क्या वाकई कोई आस है या कोई उम्मीद है कि अभी कोई बातचीत हो जाएगी, कोई मुज़ाकरात हो जाएंगे, कोई बैकडोर चैनल कोई बातचीत हो जाएगी, इसीलिए बार बार कहते तो हैं इमरान खान साहब लेकिन तारीख नहीं देते? अमजद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अब थोड़ी सी जी। अच्छा चलें, अच्छी बात है, थोड़ी सी आवाज आ रही है। मुझे बताएं, थोड़ी सी उम्मीद है कहीं से, जो अभी ऐलान नहीं हो रहा है अभी तक लॉन्ग मार्च का, कि कहीं कोई बातचीत हो रही है? पता है आपको, कुछ मालूमात है? खान साहब ने अपने हद तक ही रखी है सारी बातें? बात यह है कि लॉन्ग मार्च के लिए पूरी तैयारियां हो रही हैं, और क्योंकि ये फाइनल मार्च होना है और हम समझते हैं कि एक ऐसा मार्च हो जिसको तारीख भी याद रखे, और ये पूरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो ऑल स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से हैं, चाहे ताजिर हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, चाहे सिविल सोसाइटी है, चाहे जो है वो रेप हैं, पब्लिक रेप हैं, वो हैं, या आम लोग हैं, इसमें हम चाहते हैं कि ये जो हकीकी आजादी का जो मार्च है, ये कोई सिर्फ एक पॉलिटिकल मार्च नहीं है, ये सिर्फ इलेक्शन के लिए मार्च नहीं हम कर रहे, जो सोचने की बात है और इसको समझना चाहिए लोगों को और जो मीडिया पर्सन्स हैं, क्योंकि ये जो मार्च होगा ये पाकिस्तान की तारीख को आफ्टर 47 एक फिर रेवोल्यूशन होगा टूवर्ड्स उस पाकिस्तान के लिए जिसके लिए पाकिस्तान को हासिल किया गया था। हम जो कोलैप्स कर चुका है, आपका जो स्ट्रक्चर गिर चुका है, गल सड़ चुका है, वो इनकलाब की जो बातें कर रहे हैं वो कब आएगा, यही तो पूछ रहे हैं हम आपसे। मेरी बात सुने, इनकलाब बहुत मुश्किल है, वो आप सह नहीं पाएंगे। अच्छा, हम एक सॉफ्ट इनकलाब की तरफ लेके जाना चाहते हैं कौम को, जो आपके लिए एक्सेप्टेबल हो। इनकलाब जो है ना, वो अभी चूंकि उसकी तरफ हम एक कौम बनने के अमल से गुजर रहे हैं, अभी हमने सब अकवाम को, सब लोगों को एज ए पाकिस्तानी लेके चलना है। थोड़ा सा इसमें हम इसलिए चाहते हैं कि जो ये पीरियड है इसमें पाकिस्तान की तमाम अवाम यानी कि वो यकजान जबान होके वो उस पाकिस्तान यानी कि इंडिपेंडेंट पाकिस्तान जिसकी सॉवरेंटी पे कोई क्वेश्चन मार्क ना हो, जिसके मईशत के लिए जो है वो किसी क्या। सर वही तो हम पूछ रहे हैं बार बार आपसे, हम जैसा मैं दोबारा आपसे पूछूंगी यही बात, क्योंकि जाहिर है देखें वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि वो कैसे होगा, कोई प्लानिंग तो की होगी ना। इमरान खान साहब तो बार बार ये कह रहे हैं कि वाइस चेयरमैन शाह महमूद साहब को भी नहीं पता। वही तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं वो मैंने कहा ना कि यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये एक ऐसा मार्च होगा जो एक मुकम्मल आपके लिए, एक मुकम्मल जो आपके लिए एक इमरानी मुआहिदा लेके आएगा। अच्छा, वो इसलिए हम जो इसके लिए पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हर जलसे के अंदर और हर इवेंट के अंदर खान साहब एक हलफ ये ओथ ले रहे हैं तमाम उन लोगों से कि आपने किससे साथ खड़ा होना है, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा होना है। देखिए इस वक्त पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहिए, इस मुल्क के अंदर जजा और सजा चाहिए। सर रूल ऑफ लॉ कैसे आएगा, जरा मैं इस पर बात करूंगी सर। पॉइंट टेकिंग सर, सर पॉइंट टेकिंग। मैं आती हूँ दोबारा आती हूँ सर, दोबारा आती हूँ आपकी जानिब, क्योंकि जब बात ये कहते हैं रूल ऑफ लॉ,
तो रूल ऑफ लॉ लाने के लिए फिर सबके लिए होता है ना, वो फिर एक के लिए नहीं होता, फिर कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन हम जो सूरत हाल देख रहे हैं मुल्की सियासत में नाज़रीन, तो मुल्की सियासत में उसके रंग भी बदल गए हैं और जो बड़ी बड़ी बातें की जाती थी और जो सियासी तब्दीलियां थी वो भी सामने आ चुकी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो कल तक इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए सड़ तोड़ कोशिश कर रहे थे, आज वो खुद ही गिरफ्तारी से बचने के लिए अब जी तोड़ जतन कर रहे हैं। अदालत ने एक बार फिर राना सना को मुबैना अराजी फ्रॉड केस में गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी किया। और दूसरी तब्दीली जो आई वो लंदन के खुद साख्ता जिला वतन नून लीगी कायद नवाज शरीफ की जाने से देखने में आई, जिनको माजी में इदारों के खिलाफ की गई मुतनाज़ तकरीरों की वजह से नशर करने पर पाबंदी आई थी। अचानक बिना किसी अदालती हुक्म के वो पाबंदी ख़त्म हो गई और नवाज शरीफ की मजलूमियत भरी गुफ्तगू को मुख्तलिफ टेलीविजन पर नशर किया गया। हस्बे रिवायत नवाज शरीफ साहब की जानिब से एक बार फिर अदलिया और इदारों को तनकीद का निशाना बनाया गया, जिसको देखते हुए अगर मियाँ साहब के लिए कहा जाए कि दूसरों को तो नसीहत और खुद मियाँ फसीहत तो गलत नहीं होगा। और तब्दीली का ये सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। एक और बड़ी तब्दीली जो मुल्क के मुआशी हब जो कभी रोशनियों का शहर हुआ करता था और अब डकैतियों का शहर कहलाता है, हम बात करें जी कराची की उस बदकिस्मत आवाम के फैसले कौन कहाँ से करता है समझ से बाहर है। एक बार फिर कराची की सियासत में तब्दीली आई है और कल तक MKM के लिए जो नाकारा था वो आज MKM की आंखों का तारा बन चुका है और कराची में मारूफ गोल्ड स्मिथ की हैसियत से जाने वाले और शोबा तामीराती कारोबार से मुंसलिक मुख्तलिफ इक़साम के मुकदमात के सर्टिफिकेट याफ्ता कामरान टिसोरी को MKM की जानिब से पहले डिप्टी कन्वीनर नामजद किया गया, फिर अचानक गवर्नर सिंध के तौर पर सिलेक्ट कर लिया गया। और MKM की तारीख में इतनी जल्दी तो किसी रहनुमा को भी तरक्की नहीं मिली जितनी जल्दी कामरान टिसोरी को गवर्नर की कुर्सी मिल गई है। फैसल सब्जवारी, खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत MKM के वो रहनुमा जो कल तक कामरान टिसोरी की हिमायत करने वाले फारूक सत्तार को ही पार्टी से खैराबाद कह चुके थे, न जाने रातों रात ऐसा कौन सा ख्वाब देखा कि कामरान टिसोरी के कसीदे पढ़ना शुरू हो गए। यहाँ पर आपको बताऊँ कि पहले जब MKM दो धड़ों में तकसीम हुई थी, PIB और ज़ाहिर दूसरी, तो उस वक्त यही एक मामला था जो कि उठा था और फारूक सत्तार को पार्टी से निकाल दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर गुफ्तगू हमें करनी है। तो अमीर ज़ाहिर अब जो एक तरफ राना सना के वारंट गिरफ्तारी हैं, टीम पहुंची, इस्लामाबाद पुलिस ने कहा हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, आप जाएं यहाँ से। एक तरफ ये वाला मामला है, फिर लड़ा है और वो कह चुके हैं कि हम अब ड्रोन के ज़रिए जो है वो टेयर गैस फेंकेंगे, करंट छोड़ेंगे टेयर गैस में, और वो बहुत सारी बातें कर चुके हैं। इस सारी सूरत हाल में जो बातें की जा रही हैं कि कहीं ना कहीं शायद मुज़ाकरात हो जाएं, आपको लगता है ये वाली चीज़ होगी कहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता मुज़ाकरात होंगे। हाँ, एक शर्त पे मुज़ाकरात होंगे और एक खास मौके पर आके मुज़ाकरात होंगे। वो मौका तब बनेगा जब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर पहुंचेंगे इस्लामाबाद, वो तमाम रुकावटें अबूर करते हुए इस्लामाबाद के रेड जोन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, वो किसी खास मुकाम पर पहुंचेंगे, उनके साथ लोगों की बड़ी तादाद होगी, लोग मजबूर हो जाएंगे इस बात को तस्लीम करने में कि इमरान खान जिस तरह न्याजी साहब फरमा रहे थे कि एक बहुत बड़े जम्मे गफीर के साथ। तो सॉरी टू कट यू अमीर, क्या इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि पहले ये सारी सूरत हाल हो फिर हम करें मुज़ाकरात? जी, हुकूमत देखिए ना, हुकूमत सुमैया, हुकूमत अपने आप को आज इमरान खान के सामने फेंक दे, इसका मतलब यह है कि हुकूमत खुद को चारा बनाकर फेंक रही है इमरान खान के सामने। आज इमरान खान को फेवर देने का मतलब यह है कि ये हुकूमत हमेशा हमेशा के लिए खत्म। इमरान खान की पॉपुलैरिटी के सामने ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फिर वो किसी सूरत में इमरान खान को कोई सेफ एग्जिट नहीं देना चाहते। वो इमरान खान की पॉलिटिक्स, उसके सियासी कद को खत्म नहीं, उसे काटना चाहते हैं। अगर वो इमरान खान के मुतालबे को तस्लीम कर लें इलेक्शन के, इसका मतलब है हुकूमत तो फारिग ना, ये PDM फारिग। इस PDM के क्रेडिट पे कुछ नहीं है। इस PDM ने इन 6 महीनों के अंदर वो हिमाकतें की हैं। ये जो अभी जिसका जिक्र आप कर रही थी, गवर्नर सिंध जी, कोई तस्लीम करेगा इसको आईनी सरबराह को? बेटा, ये वो गवर्नर हाउस है जिसमें ये शख्स बैठेगा जहां कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहे थे, बानिया पाकिस्तान। जिस लॉन और जिस मेन लॉन और टेरेस में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया था, वहां कामरान टिसोरी बैठेगा। जहां कई गवर्नर जनरल्स को, कई प्रेसिडेंट्स को और कई गवर्नर्स ऑफ सिंध को सैल्यूट पेश किया गया नेशनल डे पे, वहां कामरान टिसोरी बैठेगा। उसको हजम कोई किसी के हलक से बात उतरेगी कि कामरान टिसोरी अब गवर्नर है इस मुल्क का?
अमीर अब्बास, कराची वालों की तो किस्मत ही ऐसी है, इस पर तो मातम किया जा सकता है। ये कौन सी नई बात है कि आज ये बैठ गए? सारे नोटोरियस लोग आते रहे यहाँ पे। हाँ, और फिर जब आपकी आधी काबीना जमानत पर हो, केसेस में हो, तो अगर कामरान टिसोरी बैठ गए, गवर्नर सिंध के ओहदे पर आ गए, वो कैसे आए वो एक अलग कहानी है। तो फिर नई बात क्या हुई? सही है, जिस मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो पिछले 10 महीनों से फर्द जुर्म नहीं लगने दे रहा। हाँ जी, अपनी ताकत के जोर से उसने FIA के केसेस रुकवा दिए हैं। उस मुल्क में आप क्या बात कर सकते हैं? कामरान टिसोरी तो बहुत, मैं समझता हूँ यहाँ पे अगर कामरान टिसोरी की जगह पे उज़ैर बलोच को भी गवर्नर सिंध लगा देते तो वो भी इस कौम के लिए गनीमत था। जो जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं वो गनीमत था। मतलब कहां से, जिसे कहते हैं ना, सुरैया से ज़मीन पर दे मारा, मुझे इकबाल ने कहा था। कहां, जहां पे मोहम्मद अली जिन्ना, कहां कामरान टिसोरी, वो क्या राजा भोज, कहां गंगू तेली। भाई मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि हम किधर जा रहे हैं समझ। और इमरान खान दबा के बैठे हुए, कुंडली मार के नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, मैं अभी नहीं निकलूंगा। भाई वो कब निकलेंगे, क्या बताएंगे? वो पता नहीं कौन सा। देखिए आखिर आप, हमारा काम क्या होता है, हम असेस करते हैं चीजों। हाँ, हम डॉट्स कनेक्ट करते हैं, हम सिचुएशन का कंपैरिजन करते हैं माजी से मुस्तकबिल। ये हमारा काम है ना। हमें समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या मंतिक है, क्या हुज्जत है जिसको वो तमाम करना चाहते हैं, क्या लॉजिक है। नहीं, आपको तो समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है। अगर मैं कामरान टिसोरी की बात करूं, जिन पर पार्टी मजीद धड़ेबंदियों का शिकार हो गई थी, फारूक सत्तार की तो वापसी ना हो सकी, ये वापस भी आए, गवर्नर सिंध भी लग गए। समझ आ रही है आपको कुछ? और भाई ये वो कामरान टिसोरी हैं जो एक महीना पहले पार्टी में वापस आते हैं। जी बिल्कुल। 1 महीने के बाद गवर्नर लग जाते हैं। ये वो कामरान टिसोरी है कि जिनको पार्टी से निकाल दिया गया और इनकी वजह से फारूक सत्तार को भी पार्टी से, यानी फारूक सत्तार जैसा शख्स पार्टी में वापस नहीं आ सका, जो पहला मेयर था एमक्यूएम का कराची का, जो एमक्यूएम के बानियों में शामिल है, कामरान टिसोरी। एमक्यूएम में 25 साल, 30 साल पॉलिटिकल स्ट्रगल करने वालों ने वो दिन नहीं देखा, वो कामयाबी नहीं देखी जो कामरान टिसोरी ने एक दिन में देखी। अब अगर ये कहे कि ये कामरान टिसोरी का गवर्नर बनना ये कोई एक जमहूरी और फितरी अमल है, तो वो अपने मुंह के ऊपर फिर अहमक लिख के, स्टूपिड लिख ले, अपने मुंह के ऊपर एक बोर्ड लगा दे। अगर कोई ये बात मानता है, हम तो नहीं मानते, हमें तो बहुत कुछ पता है क्या होता है, क्या हो रहा है, ये भी कैसे हुआ है, गवर्नर सिंध को किसने लगवाया, उसके पीछे पूरी कहानी क्या है। और ये जो लोग बेचारे मुबारकबादें दे रहे हैं गवर्नर सिंध को, कामरान टिसोरी को, ट्विटर के ऊपर, वो मजबूरन दे रहे हैं, उनको मजबूरन देनी पड़ रही है मुबारकबादें, उनके ऊपर तलवार लटक रही है कि मुबारकबादें दो, इसको तस्लीम करवाओ। लेकिन ऐसे तो नहीं ना तस्लीम कर सकते। ऐसे होता नहीं है, लेकिन क्या करें, ऐसे हो रहा है आजकल, ऐसे हो रहा है। और ये ऐसे क्यों हो रहा है ये भी सबको पता है। खैर, पॉइंट टेकन। अमजद खान नियाज़ी साहब, आप क्या कमेंट करेंगे? ज़ाहिर है जो सिंध की सूरत हाल है, जो कराची की सूरत हाल है, अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कुछ नहीं किया कराची के लिए, तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं कराची की शहरी हूँ। मैंने देखा कि यहाँ पर 14 सीटें लेने के बावजूद भी PTI कुछ नहीं कर सकी। अब खान साहब आ रहे हैं, 2 दफ़ा तो मुलतवी हुआ उनका दौरा, कराची आ रहे हैं, और अब गवर्नर सिंध है कामरान टिसोरी, क्या कमेंट करेंगे? पहली बात तो यह है कि आपको भी पता है कि 18वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात जो है बेसिकली सूबों के पास चले जाते हैं, और वहाँ पे जो हमारे, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि कराची हमारे लिए बहुत अहम है, और कराची इस पाकिस्तान को हाफ ऑफ द बजट जो है, जो रेवेन्यू है, वो कराची से आता है, और हमें इसकी अहमियत का भी अंदाजा है। हमारे से जो कुछ हो सका हम कर रहे थे एज ए फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन हमारी बदकिस्मती की प्रोविंशियल गवर्नमेंट जरदारी के पास थी और है। इसमें कोई आपको अभाम नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल इसका कानून देख लें कि वहाँ पे एक MNA कुछ नहीं कर सकता, वहाँ पे आपकी गवर्नमेंट ही आप कुछ नहीं कर सकते, आपके MP कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात नहीं होते। लेकिन उसके बावजूद जब जहाँ पे मुश्किल आई, तो सबसे बड़ा जो है वो बजट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब ने दिया, इसको भी आप देखें, कंसिडर करें। दूसरी बात यह है कि इस पाकिस्तान को आपने बहुत सारी बातें की। एक ये है कि इस मुल्क को अशराफिया का एक ब्राह्मण सिस्टम दोबारा जिंदा किया जा रहा है। सही। और जो हिंदुस्तान में हुआ करता था, एक ब्राह्मण होते थे, वेश होते थे,
तश्तरी। तो आप ये कह रहे हैं कि सिस्टम किया तो जा रहा है, अब आप लोग उसको ठीक कैसे करेंगे, ये भी हम आगे आने वाले प्रोग्राम से बात करेंगे। वक्त की कमी है सर, मुझे ब्रेक लेना है। बहुत शुक्रिया अमजद खान नियाजी साहब, अमीर अब्बास साहब, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। ना एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो मुल्क की मईशत की सूरत हाल पर थोड़ी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। मुल्की मईशत की सूरत हाल पे बात करें। ज़ाहिर हमारा बहुत सा हिस्सा जो इम्पोर्ट पर खड़ा है, इम्पोर्ट को बंद भी किया गया, कम भी किया गया हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन डॉलर काबू में नहीं आ रहा था। जैसे ही इसाकदार वतन वापस आने की बातें ही शुरू हुई और डॉलर नीचे आना शुरू हो गया और डॉलर की कदर रोज़ गिर रही है। लेकिन डॉलर गया कैसे? इसके पीछे मिली भगत क्या निजी बैंक्स की थी? ये किस वजह से डॉलर मसनूई तरीके से ऊपर गया या इसके पीछे कोई और सूरत हाल थी? क्योंकि कई कंपनीज का ये कहना है कि जब जुलाई का महीने का आखिरी हफ्ता था तो हमें खाम तेल जो है वो मंगवाना था और उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत थी, तो बैंकों ने 10 रुपए ऊपर रख के डॉलर जो है उसमें हमें डॉलर दिया और ये सारी सूरत हाल क्रिएट हुई। मिफ्ता इस्माइल ने खुद कहा कि कार्रवाई का आगाज़ किया गया, कई निजी बैंक्स को शो कॉज नोटिस दिया गया, लेकिन कार्रवाई अभी तक कोई अमल में नहीं लाई गई है। इसाकदार वज़ीर ख़जाना बन चुके हैं, उनके वज़ीर ख़जाना बनने के बाद अब सूरत हाल किस तरह चेंज होगी और डॉलर के पीछे क्या कहानी है करेंगे। हमने दावत दी है, हमें ज्वाइन करें मलिक बोस्तान साहब, प्रेसिडेंट हैं फॉरेन एक्सचेंज एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब, आपसे मेरी उस वक्त भी गुफ्तगू हुई थी जब डॉलर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था और उसके पीछे बहुत सी वजूहात थी, लेकिन आज जो एक रिपोर्ट है जिसकी बार बार बात की जा रही है, सागदार से सवाल किया गया कि जी वो रिपोर्ट आपने देखी बैंकों की, ये बैंकों ने किस तरह मिली भगत करके डॉलर को ऊपर लेके गए, उनके खिलाफ कार्रवाई तो नहीं हुई, शो कॉज दिया गया। आप क्या कहेंगे, क्या ये डार साहब के डर की वजह से नीचे आ रहा है डॉलर या फिर कुछ और ही कहानी है इसके पीछे? मैं अगर डार ट्रिपल डी बन गया, डॉलर डार डाउन, ये इस तरह के ये ट्रेंड बन गया। डॉलर तीसरी दफा वजीर खजाना बने हैं और तीसरी दफा ही डॉलर जो है डाउन हो गया। 98 में भी इन्होंने 14 रुपये गिराया, 2014 में भी 14 रुपये गिराया और इस दफा कुछ ज्यादा ही गिरा दिया, अभी तक तकरीबन 25 रुपये गिर चुका है। ये बहुत बड़ी पाकिस्तान के जो रुपये है वो मुस्तकम हो गया, रेपुटेशन बेहतर हुई है और पाकिस्तान के जो कर्जे है जो कि मैं आपको बताता हूँ 130 अरब डॉलर के कर्जे, 1 रुपया कम होता है तो 130 अरब कम होता है, ये तो तकरीबन 30 रुपये के करीब कम होना है, तो तकरीबन 4000 रुपये कर्जा कम हुआ है, जो आप बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। लेकिन जो आपने बात कही है कि इसके पीछे बैंकों की इन्वॉल्वमेंट, सट्टेबाजी बहुत ज़्यादा थी और मैं सबसे पहले आपको ये बताता चलूँगा आपको और नाजरीन को कि पाकिस्तानी रीजन में आप देखें तो हमारा रुपया बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। आप देख रहे हैं डॉलर जो है इंडिया का वो भी 80 से 85 के दरमियान ट्रेड हो रहा है, बांग्लादेश का 90 से 95 और तो और अफगानिस्तान देख लेना, सही बात है, इकोनॉमिक सेक्शन है, इसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, उसका रुपया भी 88 से 92 के दरमियान है। तो हम क्यों इतने नीचे हैं? इसका जब हम अपने रुपये को खुद गिराएंगे तो हमारी क्या औकात रहेगी? तो हमने रुपये को मजबूत पाकिस्तान का जो नारा डार साहब वाला ये बिल्कुल सही है। और इसके लिए जो बात है बैंकों की कार्टेल बनाया हुआ था उन्होंने, और जो आपने वो बात की एनर्जी बिल की, क्योंकि इनको पता था हर महीने 3 अरब डॉलर पेमेंट होती है और ये जो आपने बताया 10 नहीं 20 रुपये उससे महंगा 350 रुपये की PSO की LC थी, जहाज पहुंच गए थे और वो उस वक्त डॉलर को इन्होंने शॉर्टेज बनाई और वही डॉलर है नहीं और एक दिन में 20 से 30 रुपए मार्जिन से इन्होंने LC इतनी महंगी खोली। सर जब ये बात सबको पता है मलिक बोस्तान साहब, तो ये भी जरा देखें, इस पर ही बात होनी चाहिए कि फिर कार्रवाई होती है, अगर होती है तो क्या कार्रवाई होगी, कितना जुर्माना इन बैंक्स पर आयद किया जाना चाहिए? ज़रा मैं आपसे ये भी पूछूंगी क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई अब कर तो लिया, कार्टर बना लिया, कार्रवाई क्यों नहीं होती? मुजम्मिल असलम साहब भी हमें ज्वाइन करें, उनको भी हम कर लेते हैं, हमारे माशियात हैं। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। जब ये बात पता चल गई कि जी बैंकों की मिली भगत से ये हुआ, स्टेट बैंक ने क्या कार्रवाई की? उन बैंकों को सिर्फ शोकॉज दिए वजारत खजाना की जानिब से, लेकिन जितना उन्होंने कमाया उतना उनको जुर्माना क्यों नहीं दिया गया? जी मुजम्मिल साहब चलें, राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा राब्ता करते हैं। तब मुझे बस्तान साहब, क्या कार्रवाई होनी चाहिए और क्या कार्रवाई हो तो कितना जुर्माना इनके ऊपर, बैंक्स के ऊपर हो सकता है जिन्होंने कार्टेल बनाया? जी बिल्कुल होने चाहिए। आप बांग्लादेश से मिसाल सामने, उन्होंने तमाम प्रेसिडेंट को और उनके जो ट्रेजरार थे और जो इन्वॉल्व थे उनको नौकरी से निकाल दिया और उसके बाद जुर्माने अलग किए। तो मैं समझता हूँ अगर किसी ने
1 अरब कमाया तो 10 अरब का जुर्माना तो बनता है, ताकि उसको याद रहे आने वाली नस्लों के पाकिस्तानी रुपए और मैशे से खेलने का क्या इंतजाम होता है। तो स्टेट बैंक ने, गवर्नर साहब यूं ही आए, उन्होंने चार्ज लिया और पहला काम ही यही किया है। उसके बाद डार साहब आ गए और डार साहब ने यही कहा कि हम इनको जो है इनके खिलाफ मॉनिटरिंग एक्शन लेंगे और जो भी छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद ही उन्होंने देखा, इसके साथ ही इम्पोर्टर माफिया ने बड़ा पाकिस्तानी रुपये को गिराने में बड़ा रोल अदा किया। मैं आपको बताता चलूँ, सैलाब से पहले आपने देखा डॉलर का रेट 245 से कम होकर इंटर बैंक में 212 रुपये हुआ था और प्री मार्केट में 195 रुपये हो गए और डॉलर को खरीदने वाले नहीं था, लोग डॉलर ले लेके घूम रहे थे। उसके बाद इन्होंने लग्जरी आइटमों पे जो पिछले 2 महीने से पाबंदी थी वो इन्होंने हटा दी और उसके बाद बैड लक सैलाब आ गया और हमारी तमाम मैशियत को अपने साथ बहा के ले गया। मलिक साहब, लेकिन इस बात पर भी तो तहकीकात होनी चाहिए ना कि डॉलर यहाँ से स्मगल होकर अफगानिस्तान किसने भेजा, किसकी मंजूरी से वो जाता रहा, जहां पर आप खुद बता रहे हैं कि 88 से 92 है उनकी करेंसी में डॉलर। तो ये भी तो तहकीकात करे हुकूमत इस पर कि ये कैसे हुआ वहाँ स्मगल। मैं समझता हूँ तालिबान हमारे जो जितने भी PhD बैठे हुए हैं, फाइनेंस जितने भी मैनेजर हैं और जितने इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे तो बहुत तेज निकले। उन्होंने बड़े दानत के साथ उन्होंने नेटो को सबक सिखाया, अमेरिका को सबक आया। अब मेरा ख्याल पाकिस्तान की बारी है और वो हमारा सारा फॉरेन एक्सचेंज लेके हर महीने 2 अरब डॉलर उठा के ले जाते हैं और हमें कानो कान खबर नहीं होती। ये चीज़ मैंने मीटिंग में भी कही है, लिखी भी दी है, इसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। आप पिछले साल अगर अगस्त में देखें तो हमारा रुपया 157 रुपये था, हमारे रिजर्व 20 अरब डॉलर थे, हमारी इम्पोर्ट बिल 4.25 साढ़े 4 अरब डॉलर था। अब आप देखें हमारे रिजर्व 7 अरब डॉलर के करीब है, हमारा इम्पोर्ट बिल 6 साढ़े 6 अरब डॉलर पे पहुंच गया और हमारे जो है। बिल्कुल सही है मलिक बोस्तान साहब, लेकिन इस पर हुकूमत ने कुछ नहीं किया ना। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ मौजूद थे मुजम्मिल असलम साहब भी हमें जो, उनसे बात करते हैं। मुजम्मिल साहब, ये बातें तो बड़ी की गई जी, शो कॉज भी दिया मिफ्ता साहब ने बैंक्स को कि भाई इनकी कार्टेल था, इनकी मिली भगत थी जिसके लिए डॉलर ऊपर गया, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। ना ही वो जो रिपोर्ट थी वो इसाक डार साहब के पास पहुंची है, वो खुद भी कह रहे हैं मेरे पास अभी कोई रिपोर्ट नहीं है। डॉलर खुद ब खुद नीचे जा रहा है, खुद ब खुद कैसे जा रहा है? देखिए, बात यह है कि डॉलर नीचे जा रहा है और डॉलर जो है बैंक और स्टेट बैंक जो है आवाम को दे भी नहीं रहे। ये कैसा नीचे जा रहा है? मार्केट तो इम्परफेक्ट हुई है ना। कल इसाक डार साहब ने इतवार वाले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि 7,960 जो है एलसीआर जो है वो $50,000 तक की मैंने कह दिया है कि वो अब स्टेट बैंक $50,000 दे दे उसको। यानी कि आप कह रहे हो डॉलर नीचे आ रहे हैं और जो डॉलर खरीदना चाह रहे हैं उनको आप डॉलर नहीं दे रहे। तो ये मसनू ही है। ये जो अभी हमारे बोसाल साहब बैठे हुए हैं कि डॉन बना दिया उन्होंने। कौन सा डॉन? सारी एलसी से पैसे क्लियर करें लोगों ने जो इम्पोर्ट की हुई है। ये तो पैसे दे नहीं रहे लोगों को। सुबह खुलते ही 1 रुपया मसनूई तौर पर नीचे करते हैं, उसके बाद पूरे दिन जो है डॉलर मुहैया नहीं करते। आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान की बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज की एलसी नहीं खोली हुकूमत ने। ऑयल रिफाइनरी की छोड़े, एक छोटे कपड़े वाला, एक खिलौने वाला, उनकी जो है फोटो में माल पड़े हुए हैं, उनको जो है डॉलर नहीं दे रहे माल छोड़वाने के लिए। ऑयल रिफाइनरी तो बहुत ऊंची की चीज है। एक जो है छोटी मशीन मंगाने वाला, सिलाई मशीन मंगाने वाला, साइकिल वाला, जो बाहर से जिन्होंने सामान मंगाया उनको पैसे ही नहीं दे रहे। तो ये कौन सा डॉलर है? कल खुद कह दिया इन्होंने कि जी $50,000 में आजकल कौन सा कारोबार होता है? तो इसका मतलब ये कि इन्होंने पैसे होल्ड किए भैया मसनूई तौर पर। जिस दिन ये डॉलर लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे, पाबंदी खत्म हो जाएगी, उस दिन आप मुझे बोलिएगा कि ये डॉलर नीचे आ गया। और ये कर्जे कौन सा कर्जा? आपने डॉलर 130 अरब डॉलर कर्ज वापस करना है, रुपए नहीं वापस करने। तो आपके डॉलर हैं और जब से ये आए हैं इनको कोई डॉलर वैसे तो दे नहीं रहा बाहर से। तारीखी रिजर्व गिर के 7 अरब डॉलर मुल्क के रिजर्व खत्म हो गए और कह रहे रुपए की कीमत जो है हमारे हिसाब से, जब आपके रुपये डॉलर ही नहीं है तो आपका रुपया कीमत कैसे निकाल सकते हैं? आप डॉलर दे नहीं रहे। ये वही काम कर रहे हैं जो इन्होंने पहले किया था। नहीं, पहले तो तिजारती पाबंदियां नहीं थी। पहले ये स्टेट बैंक से डॉलर बेचते थे, अब तो इनका डॉलर बेचने के लिए भी नहीं है। ठीक है ना? अब इन्होंने काम नया पकड़ा है कि इन्होंने दरामदाद बंद कर दी है और जिन्होंने की हुई है उनकी दरामदाद जो है रिलीज नहीं कर रहे, उनको पैसे नहीं दे रहे और कह रहे डॉलर इतना नीचे आ गया। तो कितने दिन कर लेंगे? और 10 दिन कर लेंगे, 15 दिन कर लेंगे, महीना कर लेंगे। इससे और कारोबार में नुकसान हो रहा है और मईशत में जो है बेड़ा गर्क हो रहा है। लोग अपनी दुकानें बंद कर करके जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये मीडिया जो है
इनके तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देते हैं। इनको बोले ना जिन्होंने काम किया हुआ इंपोर्ट किया हुआ उनको डॉलर तो दें, अगर 218 का हो गया सर वो तो वो एक दफा मीडिया है खोल ना, के तो वो देखें। मीडिया है जिनको कमर्शियल्स दे रही हुकूमत, वही तारीफें कर रहे होते हैं। हम तो हकीकत पे बात करते हैं और मैं आपसे सवाल भी ये कर अच्छा रही हूँ। करते हैं, आप बहुत अच्छा करते हैं कि हकीकत पे बात करते हैं, लेकिन जरा सा ये जो अभी जो बोस्तान साहब आए हुए थे ना कि डॉन बना दिए उन्होंने के जरा डॉलर तो दे दें लोगों को, फिर डॉन बनाए। पहले तो डॉलर है ही नहीं, आपके 7.8 अरब डॉलर तो आपके मुजम्मिल साहब खजाने में। किसको फायदा पहुंचाया गया और अभी किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है डॉलर रोक के? देखिए फायदा और नुकसान की तो बात ही नहीं है, जब एक चीज शॉर्ट हो जाए उसका रेट ऊपर होता है। सीधी सी बात है, टमाटर की फसल लगाओ ना तो बनाकर टमाटर 40 रुपए किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन 300 रुपए किलो इसलिए चले जाता है कि जो है फसल या तो खराब हो जाती है या डिमांड एंड सप्लाई आउट हो जाती है। इस वक्त आपका मसला है डिमांड एंड सप्लाई का। और दूसरी बात ये जो मैं एक और बात समझा दूं टेक्निकल, हर एक महीने में पाकिस्तान में 12 अरब डॉलर चाहिए होते हैं। 6 अरब डॉलर दरामदात के लिए, 3 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, 3 अरब डॉलर की रेमिटेंस है, 12 अरब डॉलर की तिजारत होती है। अब उसमें जो ये कह रहे हैं ना 20 अरब 30 अरब रुपए बैंकों ने कमा लिया है, ये 3 महीनों में ये 1 रुपया पर डॉलर भी नहीं बनता। अगर किसी ने गलत काम किया तो उसका नाम क्यों नहीं लेते, क्यों छुपा रहे हैं? इसलिए कि किसी ने गलत काम किया हुआ ही नहीं है। सही, ये सिर्फ ये जो है ना अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी नाअहली छुपाने के लिए कर रहे हैं, वरना तो 2 मिनट लगाते हैं। और स्टेट बैंक अगर पाबंदी बोलो, अगर जुर्माना नहीं लगा रहा तो स्टेट बैंक भी खिलाफ वर्जी कर रहा है। बिल्कुल, और उस पर तहकीकात भी होनी चाहिए ना। आप सही कह रहे हैं, ये फेस स्टेट बैंक को किसने इख्तियार दिया कि किसी ने स्पेकुलेशन की है और उसका नाम नहीं ले रहा, उसका नाम नहीं लिया जा रहा? ये तो खिलाफ वर्जी है कानून की। सही, स्टेट बैंक से भी सवाल हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये कि नहीं हो रहा सवाल। सही बात है, सवाल होना चाहिए और सवाल का जवाब भी मांगना चाहिए। मुजम्मिल असलम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जारी सूरत हाल है, देखते हैं सागडार साहब मसनूई तरीके से इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं या फिर वाकई कुछ कर पाते हैं वो। ज़रा क्रिकेट पर आएंगे और न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम है उसका दौरा पाकिस्तान का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। पहला टेस्ट कराची में होगा, उसके बाद जी सारी सूरत हाल है, फिर वर्ल्ड कप भी है। इस सारी सिचुएशन पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं नसीम राजपूत। नसीम राजपूत साहब बहुत शुक्रिया। ये क्या लग रहा है आपको, ये अभी ज़ाहिर न्यूजीलैंड सीरीज़ हुई, फिर न्यूजीलैंड टीम भी आ रही है पाकिस्तान, पहला टेस्ट कराची में होगा, फिर आगे वर्ल्ड कप भी है, हमारी टीम जो है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए टीम तो हमारी अभी ऑस्ट्रेलिया में, सुमैया न्यूजीलैंड में ही है और न्यूजीलैंड टीम के टूर की अनाउंसमेंट हुई है। पाकिस्तान टीम अब तक तो दोनों मैच जीत गई है, अच्छी परफॉर्मेंस है। खासकर जो हम बात कर रहे थे आपके लास्ट शो में भी डिस्कस किया था कि थोड़ा हमें माइंड सेट अपना बदलना चाहिए, थोड़ा सा कुछ जो एक स्पार्क है वो लाने की जरूरत है। वो दिखाई दिया कहीं ना कहीं, हमने दोनों मैचेस जो खेले अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। न्यूजीलैंड टीम के टूर की आपने बात की जो पाकिस्तान आ रही है दिसंबर जनवरी में जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा आपसे चंद महीने पहले न्यूजीलैंड टीम वापस चली गई थी जी। पाकिस्तान आने के बाद एक थ्रेट आई थी जिसके बाद वो वापस चले गए थे। लेकिन इंग्लैंड की टीम आई, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान का विजिट किया। तो ये वो दौरे थे कि जिसके बाद न्यूजीलैंड टीम को दोबारा कायल करने में ज्यादा मदद नहीं मिली। अब न्यूजीलैंड टीम जो है वो दिसंबर में पाकिस्तान आ रही है, 2 मरहलों में वो दौरा करेगी पाकिस्तान का। पहले दिसंबर जनवरी से, जहां 3 ODI और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे पहले टूर पे, जबकि जो दूसरा टूर होगा अप्रैल और मई में, वहां पर 5 वनडे और 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। इस तरह कुल मिला के 2 टेस्ट, 8 ODI और 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। तो ये एक जबरदस्त किस्म की खबर है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है कि वो टीम जो चली गई थी एक थ्रेट की वजह से, एक ईमेल की वजह से, तो उसी मुल्क से आई थी, उसके बाद वो दोबारा पाकिस्तान आ रही है। तो ये एक जबरदस्त जीत है पाकिस्तान की। जी सुमैया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बड़ी अच्छी खबर है। और अब जरा टीम भी अगर परफॉर्मेंस अपनी उस तरह से दिखा रही है तो आगे भी ज़ाहिर वर्ल्ड कप है, फिर आगे ये सारी सीरीज़ है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरीके से आगे टीम को लेकर चला जाता है। बहुत शुक्रिया आपका नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद थे, एनालिस्ट, और अपना तजिया इस पर दे रहे थे। इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां।
सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। बोल एक बार फिर नंबर 1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।